नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं दो आर्टिकल्स को। पहला आर्टिकल हम देखने वाले हैं भारत और चाइना के रिलेशनशिप को बताता है। पार्टिकुलरली देखा जाए, अभी भारत में फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है और चाइना में देखा जाए, चाइना में भी वहाँ की जो पार्टी है ना, उसकी फिर से एक कहना चाहिए मीटिंग टाइप की रखी गई थी। चाइना ने भी कुछ अपने गोल रखे हैं, इंडिया ने भी अपना गोल रखा है कि भाई 2047 तक कैसे करके भारत विकास की तरफ आगे बढ़ेगा, विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ेगा और उसके लिए क्या क्या रोड मैप हमको तैयार करना है। चाइना भी अपना टारगेट लेकर के चल रहा है। तो दोनों कंट्री के बीच में जो डिफरेंशिएशन हमको देखने को मिल रहा है, मतभेद देखने को मिल रहा है, विवाद वाला जो मुद्दा है, क्षेत्र है, उसको कैसे करके सॉल्व किया जा सकता है, इस आर्टिकल के ऊपर फोकस किया जाता है। इसके बाद एक और वाला जो हम आर्टिकल देखने वाले हैं दोस्तों, ये आर्टिकल हाल फिलहाल में बजट में केंद्र सरकार की तरफ से एक स्कीम की घोषणा करी जाती है, जिसमें बोला जाता है कि आप यदि नए नए लोगों को जॉब देते हैं तो हम आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम लेकर के आई है केंद्र सरकार। ये स्कीम कितना असर डालने वाली है जॉब के ऊपर? हम हमेशा से जॉब की डिमांड करते रहते हैं। इस बार सरकार क्या काम करी है? रुपए पैसे हमेशा क्या काम करती, सारे डायरेक्ट सरकार कंपनी को देती है, ठीक है, ताकि कंपनी क्या काम कर सके, उस पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को अपने यहाँ पर जॉब देगी। इस प्रकार से एक इंसेंटिव की स्कीम है। ये कितनी कारगर होगी और कितना बुरा असर कंपनियों के ऊपर पड़ने वाला है और क्या रियल में जॉब जनरेट होने वाली है या नहीं होने वाली है, इसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं इस आर्टिकल को, जो कि भारत और चाइना की रिलेशनशिप को बताता है। यहाँ पर 5 म्यूचुअल्स के ऊपर फोकस किया जाता है। हालांकि इस आर्टिकल को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता चल पाता है कि भाई 5 म्यूचुअल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से 5 मुद्दे हैं जिनके ऊपर भारत और चाइना को मिलकर के काम करना चाहिए। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है, समरी लिखना है, वाद विवाद करना है, निबंध लिखना है, उसकी लाइनें कुछ इसी प्रकार से होने वाली हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ 5 म्यूचुअल्स कैन हेल्प ब्रिंग चाइना इंडिया रिलेशन बैक टू ए स्टेबल एंड साउंड ट्रैक। 5 म्यूचुअल के का यदि हम फार्मूलेशन कर लेते हैं, इससे चाइना इंडिया रिलेशन फिर से नई पटरी में आ जाएगा। साथ ही साथ दोनों देशों के जो रिलेशन है ना, वो बेहतर हो सकते हैं। इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। यदि हम बात करें भारत और चाइना का रिलेशन कैसा रहा है, तो जो पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC एस्टेब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 1949 को। एंड इंडिया पहला नॉन कम्युनिस्ट कंट्री था जिसने एस्टेब्लिश किया था एम्बेसी PRC में, मतलब चाइना में। फिर हम देखते हैं 1 अप्रैल 1950 को इंडिया एंड चाइना ने एस्टेब्लिश किया था डिप्लोमेटिक रिलेशन। इसके बाद जो दोनों कंट्रीज़ हैं जॉइंटली कहना चाहिए पंचशील के ऊपर काम किए। पंचशील जिसको हम बोलते हैं 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस 1954 में। इंडिया एंड चाइना की बात करें तो 1 अप्रैल ऑफ 2020 को 70वें नंबर की एनिवर्सरी बना रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, ठीक है, जो कि कब से चालू हुआ था, 1950 के दशक से चालू हुआ था। यहाँ पर जो म्यूचुअल्स है, 5 गाइडलाइन ऑफ म्यूचुअल्स, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। देखिए, भारत और चाइना के रिलेशनशिप की बात करें ना, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है वो है बॉर्डर डिस्प्यूट का। कहाँ कहाँ पर डिस्प्यूट है, जैसे वेस्टर्न साइड में यदि हम देखें, लद्दाख रेंज, जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर लगभग 2150 किलोमीटर, सेपरेट जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम जियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। इतना लंबा एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का और चाइना का। फिर हिमाचल प्रदेश में आप आते हैं,
ये उतना ज़्यादा कहना चाहिए कंट्रोवर्शियल नहीं है। 625 किलोमीटर की बाउंड्री है, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड से ये लगी हुई है। इसके बाद सीधे आप कहाँ आ गए हैं, यहाँ आ गए हम लोग डोकलाम ट्राई जंक्शन ऑफ भूटान इंडिया चाइना। ये भी एक इम्पोर्टेंट विवाद का हिस्सा है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश तो अक्सर न्यूज़ में रहता ही है, ये आप अक्सर सुनते भी रहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे गांव के नाम चाइना चेंज कर देता है। इस प्रकार की घटनाएं हम अक्सर सुनते रहते हैं। इसके अलावा भारत और चाइना के जो रिलेशन है ना, सबसे ज़्यादा जो खराब रहे हैं कब रहे हैं, जब हम आप देखते हैं कोरोना का टाइम चल रहा था, उस समय में हमें स्टैंड ऑफ देखने को मिला था भारत और चाइना की मिलिट्री के बीच में। चाइना और इंडिया दोनों ही पड़ोसी देश हैं। हम सीखते हैं एक दूसरे से, ठीक है, हम पुराने टाइम से ही सीख ले रहे हैं। शेयर्ड व्हील एंड वो इन मॉडर्न टाइम्स, और पुराने समय से हमने सीख लिए हैं, तो आज के समय में जो अप्स एंड डाउन चल रहा है मॉडर्न टाइम में, उसको हम सुधार सकते हैं। चाइना इंडिया रिलेशन हैव बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशन, और इसीलिए कहते हैं कि चाइना और इंडिया के जो रिलेशन है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशन के रूप में उभर करके सामने आ रहे हैं। दोनों देशों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भाई दोनों राइवलरी नहीं है, ना ही वो किसी के लिए खतरा है। चाइना एंड इंडिया दोनों राइवल नहीं हैं, थ्रेट्स नहीं हैं ईच अदर के, बट ये पार्टनर हैं इन कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। जैसे कि भारत को यदि अपना डेवलपमेंट करना है, चाइना को अपना डेवलपमेंट करना है, तो दोनों एक दूसरे का कोऑपरेशन करके ये काम कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की यात्रा हुई थी, इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर के साथ में इनकी मुलाकात होती है, और ये एक बार नहीं है, दो बार हो चुका है। इन्होंने जोर दिया था कि चाइना एंड इंडिया को फॉलो करना चाहिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, म्यूचुअल ट्रस्ट को, एंड म्यूचुअल अकोमोडेशन एंड म्यूचुअल एकम्प्लिशमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब 5 म्यूचुअल्स की बात करें जो कि प्रोवाइड करता है एक सिग्निफिकेंट पैथ फॉर अस टू इम्प्लीमेंट द अबव कंसेंसस। ऊपर जो कुछ भी बातचीत हुई है उसके लिए 5 म्यूचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि इंडिया में बोला जाता है ना, जैसा देश वैसा भेष। तो अब ये जो राइटर है ना, ये चाइना के राजदूत हैं जो कि भारत में आकर के कहना चाहिए रहते हैं। तो इनका कहना है कि जब मैं महाराष्ट्र गया था ना, तो मैंने वहाँ पर ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग को अटेंड किया था, एंड मैंने कपड़े भी फॉक कॉस्ट्यूम पहना था, एंड टेस्ट किया था मसाला टी को। तो ये चीज़ बताता है कि ऐसा नहीं है हम हमेशा चाइना को शत्रु की नज़र से देखते हैं, चाइनीज़ लोगों को शत्रु की नज़र से देखते हैं। अब ये खुद इस राजदूत की यहाँ पर हम बात करें, जिनका कहना है कि मैं शादी अटेंड किया, वहाँ की लोकल ड्रेस पहना, वहाँ की मसाला चाय पिया, मतलब यहाँ की संस्कृति को चाइना समझता है। दोनों देश जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन है, एंड इनके खुद की यूनिकनेस है डाइटरी हैबिट में, लाइफ स्टाइल में, कल्चरल ट्रेडिशन, डेवलपमेंट पैथ, ये सारी चीज़ों में। फिर भी देखा जाए इस प्रकार से, भले ही इनमें अंतर है, इसके बावजूद भी अट्रैक्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं एक दूसरे को अपनी हिस्ट्री में। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की यदि हम बात करें, तो चाइना और इंडिया का रिलेशन यदि मजबूत करना है तो इसके लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द टू पीपल एम्पैथेसाइड विथ द सपोर्टेड ईच अदर इन देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रगल फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस एंड लिबरेशन। दोनों देश ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से हमको आज़ादी मिली है, ठीक है, आज़ादी मिली है, इसलिए हमें लोगों से दोस्ती बनाए रखना है ताकि हमारी जो आज़ादी हमें मिली है ना, वो कभी कोई छीन न सके। चाइना बहुत अच्छी तरह से समझता है कि इंडिया क्या चाहता है इंडिया अपने देश में रिज्यूनेशन का काम, नवनिर्माण चाहता है, एंड सपोर्ट करता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है उसको। क्योंकि भाई स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये है हम किसी के दबाव में आकर के नहीं चल रहे हैं, हम जो है फ्री माइंड होकर के काम करते हैं अपने फॉरेन रिलेशन में।
साथ ही साथ दोनों की दोनों जो कंट्रीज़ हैं लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में गिनी जाती हैं। कोई भी देश चाइना जितना समझता है, चाइना से बेटर कोई समझ ही नहीं सकता है। विथ ए ग्रेट कॉज इट इज़ टू इनेबल मोर देन 1.4 बिलियन इंडियन टू लाइव ए गुड लाइफ एंड हाउ मच इफोर्ट इट रिक्वायर। इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे अच्छी लाइफ हम दे सकते हैं, चाइना से बेटर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि चाइना नंबर 1 रहा है बहुत लंबे समय तक जनसंख्या के मामले में। तो कैसे करके इतनी बड़ी जनसंख्या को भारत की सरकार पालेगी, रोजगार देगी, शिक्षा देगी, मेडिकल की सुविधाएं देगी, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन चाइना इस चीज़ को समझ सकता है। राइटर का कहना है कि मैं बहुत सारे इंडियन पीपल से इंटरेक्ट किया हूँ, मिला हूँ, बातचीत किया हूँ, लेकिन मैंने ये पाया हूँ कि भाई जो एक्सचेंजेस हैं एंड जो अंडरस्टैंडिंग है दोनों देशों के बीच में वो उतनी ज़्यादा पर्याप्त नहीं है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमें डायलॉग को प्रमोट करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है, ऑल लेवल पर, अलग अलग फील्ड पर। साथ ही साथ इनकरेज करना पड़ेगा टू पीपुल्स टू हैव मोर एक्सचेंजेस। दोनों देशों के जो लोग हैं उनके बीच में और भी ज़्यादा एक्सचेंजेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। साथ ही साथ हमको प्रमोट करना है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, पॉलिटिकल ट्रस्ट को, ताकि जो पॉलिटिकल एंड पब्लिक फाउंडेशन है डेवलपमेंट के लिए, बायलैटरल रिलेशन के लिए, उसको हम बेहतर बना सकें। अब इंटरनेशनल सिचुएशन की यदि हम बात करें ना, तो आज के समय में फिर से कहना चाहिए विश्व जो है दो धड़ों में बढ़ता हुआ हमको नज़र आ रहा है। जैसे कि अमेरिका और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका तो एक अलग से ही एलाय बन गया है। इधर आप देखेंगे ईरान हो गया, रसिया हो गया, ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया हो गया एंड चाइना मिलकर के एक अलग ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये रियलाइज़ कर रहे हैं एज बीइंग द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, चाइना एंड इंडिया शुड अवॉइड म्यूचुअल सस्पिशन एंड एट्रिएशन इन ऑर्डर टू राइज टुगेदर। दोनों देशों के बीच में भाई जो भी अंतर है, जो भी डिफरेंसेस हमको देखने को मिल रहा है ना, उसको दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के समय में यही डिमांड है। वहीं यदि हम बात करें भाई, दोनों देश ऐसा नहीं है कि कमज़ोर है, दोनों देश तेज़ी के साथ में अपनी मिलिट्री को मजबूत करते जा रहे हैं। जैसे कि 2019 वार मशीन स्टैटिक्स बताती है चाइना एंड इंडिया कैसे करके अपनी मिलिट्री को तेज़ी के साथ में बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड ट्रूप्स हो, इंडियन सोल्जर्स हो। जैसे कि मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करें तो कितना कितना पैसा खर्चा किया जा रहा है। 2019 का ये आंकड़ा है। इंडिया करता है 71.1 बिलियन डॉलर, तो चाइना करता है 261 बिलियन डॉलर। टोटल मिलिट्री पर्सनल की बात करें तो इंडिया में 3.4 मिलियन है, चाइना में 2.69 मिलियन है। वहीं यदि हम बात करें न्यूक्लियर वारहेड की, हेलीकॉप्टर, टैंक, तो आप देख सकते हैं किसी भी मामले में चाइना हमसे पीछे नहीं है। न्यूक्लियर वारहेड हमारे पास 150 तो उसके पास 320 है। हेलीकॉप्टर हमारे पास 692 है तो उसके पास में 1004 है। टैंक 4184 है तो उसके पास 13000 है। हमारे पास आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल 2800 है तो उसके पास 40000 है। वहीं यदि हम सबमरीन की बात करें, इंडिया के पास 16 है तो चाइना के पास 76 है। नवल एसिड की बात करें, हमारे पास 295 है तो चाइना के पास 714। फाइटर मतलब इंटरकॉप्टर की यदि हम बात करें तो हमारे पास 520 है, उसके पास में 1222 है। अटैक एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर हमारे पास 694, ठीक है, और हेलीकॉप्टर हमारे पास 17। और वहीं चाइना के पास में अटैक है एयरक्राफ्ट है 1564 और हेलीकॉप्टर है 281। तो ये सब मिलिट्री का डाटा बताता है कि दोनों बहुत मजबूत कंट्री हो गई हैं आज के समय में मिलिट्री के मामले में। हमें हमारे जो बायलैटरल रिलेशन हैं उसको देखने की ज़रूरत है स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से, एंड ईच अदर के बीच में जो भी डिफरेंसेस पैदा हो रहा है उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
वहीं यदि हम बात करें जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में चाइना और इंडिया के बीच में सीमा विवाद चल रहा था, ठीक है, जिसमें काफ़ी सैनिकों की डेथ भी होती है। तो हमको पीसफुल को एग्जिस्टेंस के ऊपर काम करना है ताकि रिजॉल्व कर सकें इस प्रकार के डिस्प्यूट्स को पीसफुल मैनर में। एंड यहाँ पर पॉलिटिकल ट्रस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नॉट इवन द हिमालयाज कैन स्टॉप अस फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग फ्रेंडली एक्सचेंजेस। तो राइटर का कहना है कि हमें हिमालय भी नहीं रोक सकता है, हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है उसको कोई कम नहीं कर सकता है। अब यदि हम बात करें कि जैसे कि नॉट इवन लेवल लैंड कैन ब्रिंग अस टुगेदर, द चाइनीज पीपुल आर विलिंग टू बी गुड फ्रेंड एंड पार्टनर ऑफ द इंडियन पीपुल फॉर एवर, लिविंग इन हारमनी एंड परसुइंग कॉमन डेवलपमेंट। यहाँ के लोग वहाँ के लोग दोनों यही चाहते हैं कि दोनों जो है गुड फ्रेंड्स की तरह रहें, गुड पार्टनर बन कर के रहें, ठीक है, एंड हमेशा से ये चीज़ बनी रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑल राउंड रिलेशनशिप की। तो जो म्यूचुअल एकोमोडेशन होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। म्यूचुअल एकोमोडेशन गारंटी देता है किसकी, चाइना इंडिया रिलेशनशिप में डेवलपमेंट का काम होगा। चाइना एंड इंडिया दोनों ही नेबर कंट्रीज़ हैं जो कि बदले नहीं जा सकते हैं, आप अपने पड़ोसी को कभी नहीं बदल सकते। तो ये हमारे लिए नेचुरल हो जाता है कि जो भी डिफरेंसेस हैं, फ्रिक्शंस हैं, उनको हम ठीक ठाक करें। तो जो की है वो क्या है, करेक्ट परसेप्शंस का निर्माण करना है एंड हैंडल करना है उनको प्रॉपर मैनर में। अब यहाँ पर देखिए कुछ कुछ तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम काम कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअली एकोमोडेट करना है ईच अदर के कोर इंटरेस्ट को, मेजर कंसर्न को, एंड प्रॉपरली हैंडल करना है हमको हमारे जो डिफरेंसेस हैं डायलॉग के माध्यम से ही ये ठीक हो सकता है, एंड रीच करना है एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन की ओर। तो जब तक सीमा का विवाद हल नहीं हो जाता है तब तक कहना चाहिए भारत और जो चाइना का रिलेशनशिप है ना वो ठीक नहीं होने वाला है। अभी हाल फिलहाल में एक और न्यूज़ आई थी जिसमें बोला जाता है कि फिर से बातचीत चल रही है कि कैसे करके हम जो सीमा का विवाद है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब म्यूचुअल एक्कम्प्लिशमेंट की बात करें तो इसके माध्यम से कुछ दिशा निर्देश तैयार किए जाते हैं चाइना इंडिया रिलेशन की। हालांकि देखा जाए दोनों जो देश हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के तौर पर उभर रहे हैं। चाइना एंड इंडिया दोनों ही क्रिटिकल स्टेज में हैं नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर, रिविटलाइजेशन के ऊपर, एंड इंजॉय कर रहे हैं ब्रॉड कॉमन इंटरेस्ट को एंड स्पेस फॉर कोऑपरेशन। अभी हाल फिलहाल में थर्ड प्लेनरी सेशन का आयोजन किया गया था 20वें नंबर की सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की थर्ड नंबर की प्लेनरी सेशन का आयोजन किया गया था। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बात निकल करके आती है। ये हाल फिलहाल में कंक्लूड हुई है, संपन्न हुई है। इसमें लॉन्च किया जाता है एक न्यू जर्नी ऑफ कंप्रहेंसिवली डीपनिंग रिफॉर्म। इसमें बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स आने वाले हैं चाइना में। चाइना चाहता है कि हमारे जो चाइनीज़ लोग हैं हम उनका मॉडर्नाइजेशन करें सब फ्रंट में, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे दुनिया को भी एक अपॉर्चुनिटीज़ चाइना प्रोवाइड करेगा। एंड इंडिया ने टारगेट रखा है विकसित भारत 2047 एंड चाइना ये सोचता है कि हम डेवलप करेंगे अपने आप को बेहतर तरीके से एंड विशेष इंडिया द सेम, और यही हम जो है इंडिया के लिए भी कोशिश करते हैं। हालांकि देखिए इंडिया ने नए नए अचीवमेंट हासिल किए हैं नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर एंड ये एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करता है इंटरनेशनल एंड रीजनल अफेयर के ऊपर। एंड वी वुड लाइक टू वर्क विद इंडिया टू हेल्प ईच अदर सक्सीड, achieve common development, revitalization, promote and unity, cooperation of global south, joint hand to build a community with a shared future of mankind। राइटर का कहना है कि देखिए हम एक दूसरे की सहायता करना चाहते हैं, जो भी कॉमन डेवलपमेंट है, जो भी नवनिर्माण का काम है उसको मिल कर के हम आगे बढ़ाएंगे, प्रमोट करेंगे एकता को, कॉपरेशन को। ग्लोबल साउथ की एकता के ऊपर फोकस किया जाता है। अब
जो प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस है इसके ऊपर बताया जाता है कि जो 5 म्यूचुअल्स है ना, ठीक, ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं एंड फर्दर डेवलप करते हैं 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस को। इसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल इंटरेस्ट प्रपोज किए जाते हैं इंडियन लीडर की तरफ से। तो ये क्या है, एक प्रकार से यूज़फुल गाइड है दोनों साइड से, ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके इम्पोर्टेंट कंसेंसस को, ठीक है, जो कि सहमति दोनों लीडर की तरफ से बनाई गई है। और राइटर का कहना है कि मैं तो ये भरोसा करता हूँ कि दे विल बी अंडरस्टूड एंड रिकॉग्नाइज बाय इंडियन साइड। इन चीज़ों को भारत भी समझेगा और इसको आगे बढ़ाने में थोड़ी सी मदद करेगा। ये नॉर्मल बात है कि इंडिया एंड चाइना के बीच में, चाइना के रिलेशन में अप डाउन्स आते रहते हैं, मगर फिर भी मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये जो दोनों महान सभ्यताएं हैं, ग्रेट एंशिएंट सिविलाइजेशन हैं, ठीक है, वो बायलैटरल रिलेशन से कहीं आगे आपको बढ़ करके सोचना है, राइट डायरेक्शन में सोचना है, ठीक, एंड न्यू फ्यूचर के लिए हमको तैयार होना है। राइटर का कहना है कि जून 2024 में मैंने अटेंड किया था एक न्यू कैंपस जो बनाया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी का बिहार में, तो यहाँ मैं गया था। मैंने विज़िट किया था इसके एंशिएंट खंडहरों को, सॉरी, ये ना केवल मेरे द्वारा विज़िट किया गया, साथ ही साथ हमारे जो एंशिएंट मोंग है, कौन, जुआंग जैंग, इन्होंने स्टडी किया था 1400 साल पहले। मैं डीपली रिकॉग्नाइज करता हूँ कि हमारे क्लोज हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज रहे हैं। फिर 21वीं शताब्दी में हम बात करते हैं, यहाँ पर कोई रीज़न ही नहीं बनता है कि हम क्यों डेवलप नहीं कर पा रहे हैं बायलैटरल रिलेशन को आगे बेहतर तरीके से। इस आर्टिकल में हम देखने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2024 के बारे में। हाल फिलहाल में देखा जाए, जब बजट प्रस्तुत किया जा रहा था तो उस समय में बेरोजगारी को, लोगों को रोज़गार देने के लिए सरकार ने घोषणा करी थी कि हम ELI स्कीम लेकर के आ रहे हैं, जो कि 2.9 करोड़ यूथ लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो गया है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, इसको सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट के साथ में जोड़ करके देखा जा रहा है। आप नए लोगों को यदि रोज़गार देते हैं तो सरकार कंपनी को, इंडस्ट्री को इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। कैसी क्या व्यवस्था रखी गई थी इसमें, तो देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है 3 न्यू स्कीम्स को एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत। ये प्राइम मिनिस्टर के पैकेज के अंतर्गत आती हैं, ताकि बूस्ट किया जा सके जॉब क्रिएशन को एंड सपोर्ट करेंगे एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉइज़ को, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय है दोनों को ही सपोर्ट यहाँ पर करने की बात करी जाती है। अब यहाँ पर 3 स्कीम की हम बात कर रहे हैं ना, इसको हम ABC में कहना चाहिए डिवाइड कर देते हैं। अब ये वाली जो A नंबर की स्कीम है, ये इसको हम डिज़ाइन करे हैं ताकि जो इंडिविजुअल लोग हैं, न्यूली जो एंटर कर रहे हैं पहली बार फॉर्मल वर्कफोर्स में, उन लोगों को शामिल करती है। इसमें जो योग्य व्यक्ति है, जो एलिजिबल फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय है, वो रिसीव करेगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑफ 1 मंथ सैलरी। ये समझ लो कि 1 महीने की सैलरी लगभग 15,000 रुपये तक कौन देगा, सरकार देगा, 3 इंस्टॉलमेंट में देगा। ये स्कीम टारगेट करती है उन लोगों को जो कि 1 लाख तक, कितना, 1 लाख रुपया तक जिनकी सैलरी है महीना की, पर मंथ, एंड इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 2.1 करोड़ यूथ, 2 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा होगा। सेकेंड नंबर की जो स्कीम सरकार लेकर के आई है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंसेंटिव है। C नंबर की जो स्कीम है वो एम्प्लॉयर सपोर्ट के लिए है। तो जो B स्कीम है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंसेंटिव है, ये फोकस करती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, एंड ये जो स्कीम है वो प्रोवाइड करेगी इंसेंटिव बोथ, किसको, एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी।
किस पर आधारित रहेगा ये बेस्ड रहेगा उनके ईपीएफओ के कंट्रीब्यूशन को फॉर द फर्स्ट 4 ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब पहले जो 4 ईयर का एम्प्लॉयमेंट है उस समय ईपीएफओ के कंट्रीब्यूशन में सरकार मदद करने वाली है। इसका उद्देश्य है कि हम कैसे करके इनकरेज करते हैं फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को, एंड इज़ प्रोजेक्टेड टू बेनिफिट 30 लाख यूथ। सी नंबर की जो स्कीम रहने वाली है, ठीक है, ये एम्प्लॉयर को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ये एम्प्लॉयर को मतलब इंडस्ट्री के मालिक को फोकस करती है एंड कवर करती है एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस ऑल सेक्टर। एम्प्लॉयर्स विल रिसीव अप टू 3,000 पर मंथ फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय। 3,000 पर महीना के हिसाब से सरकार किसको देगी? एम्प्लॉयर को। यदि आप एडिशनल एम्प्लॉय रखते हैं जिसकी सैलरी मैक्सिमम 1 लाख पर मंथ तक रहेगी। एंड बोला जा रहा है कि जो 50 लाख इंडिविजुअल हैं उनको इस स्कीम से फ़ायदा मिलने वाला है। अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और देख लेते हैं इस आर्टिकल को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम है सरकार की तरफ से जो लॉन्च की गई है, जो कि हमारे इकोनॉमी वाले सेक्टर से सीधे सीधे रिलेट करती है। तो सरकार की तरफ से रेफरिंग किया जा रहा था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के बजट की अनाउंसमेंट का, जिसमें न्यू एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम लाई जाती है कारपोरेट के लिए, कारपोरेट सेक्टर के लिए, मतलब कंपनी के लिए लेकर के हम आ रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत कंपनी को प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल इंसेंटिव एवरी न्यू एम्प्लॉय आप यदि हायर करते हैं तो। इससे हम क्या पैसा किसको दे रहे हैं? हम कुल मिलाकर के कंपनी को दे रहे हैं। अब इसका एक ही उद्देश्य है कि कंपनियों को प्रोत्साहित करना कि भाई आप नए वर्कर हायर करिए। लेकिन अब कंपलसरी तो सरकार नहीं बनाई है, ये उनके ऊपर है ना, करना है कि नहीं करना है। अब वो ये सोचेगा कि मैं वर्कर के बदले में क्यों ना मशीन ले लेता हूँ जो कि वर्कर की जगह में काम करेगी, मेरे को उसको सैलरी भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये सोच हो सकती है किसकी? कंपनी के मालिक की। लेकिन बहुत सारे जो कमेंटेटर हैं एंड एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है एंड क्वेश्चन खड़ा किया है कि कंपनी हायर करेगी ज़्यादा लोगों को, ठीक है, केवल और केवल फाइनेंशियल इंसेंटिव प्राप्त करने के लिए। अब इनिशिएटिव जिन्होंने अच्छी तरीके से काम नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यदि हम बात करें, इकोनॉमिक फिलॉसफी की बात करें, तो बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से लाई गई थी, वो कितना सफल हो पाई हैं। सरकार सोचती थी कि कंपनी यदि ज़्यादा पैदा करेंगी, कंपनी यदि अपना प्रोडक्शन बढ़ाती हैं तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो जॉब भी क्रिएट होंगी, ठीक है। ये डॉक्ट्राइन लेकर के चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके लिए उन्होंने प्रोग्राम चलाया था, जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया था। लेकिन ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है ये भी गुड तरीके से कहना चाहिए 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। ये बेस्ट एग्जाम्पल है that aim to spur manufacturing in the hope that it would make companies hire large number of worker। उन्होंने सोचा था कि यदि चीज़ें भारत में ही बनेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। इसके बाद अगला जो कदम उठाया जाता है वो कारपोरेट सेक्टर में टैक्स में कटौती करने को लेकर के। नॉर्मल हमारे और आपके जैसे इंसानों जो कि सैलरीड पर्सन है उसके टैक्स में कोई कटौती नहीं की जा रही, लेकिन कारपोरेट के टैक्स में कटौती कर दी गई। इससे भी सरकार को ये लगा कि भाई कंपनियों का बचत होगा, कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, वर्करों को अपने यहाँ पर काम देंगी, लेकिन ये चीज़ भी सफल नहीं हो पाती। इसके बाद सरकार पीएलआई स्कीम लेकर के आई थी, ठीक है। पीएलआई स्कीम 2020 में सरकार लाई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके अंतर्गत 2 लाख करोड़ एज ए फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया गया कंपनीज़ को, ठीक है, जो कि सर्टेन प्रोडक्शन टारगेट को पूरा कर लेती हैं। जैसे सरकार ने बोली 100 यूनिट आप उत्पादन करिए, इतनी रेल बना करके दीजिए, इतनी बिजली आप बना करके दीजिए,
तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। एक बार फिर से देखा जाए, ये जो इंटेंट था कि हम इंसेंटिव दे रहे हैं कंपनी को ताकि फाइनेंशियली प्रोड्यूस कर सके ये और भी ज़्यादा जॉब को, और ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सके, ये चीज़ नहीं हो पाया। रिजल्ट की बात करें, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस प्रकार की जो इंसेंटिव की स्कीम रहती है ना, इन्होंने बेहतर नंबर में जॉब प्रोवाइड नहीं करी। कंपनी क्या काम करती हैं, टैक्स में जो कटौती हुई है उसको अपने जेब में डाल के चलती हैं विदाउट इन्वेस्टिंग, और दे इन्वेस्टेड मोर इन इक्विपमेंट देन इन हायरिंग पीपल। कंपनियों ने क्या काम किया, या तो पैसे को अपने जेब में डाल लिया, या फिर इन्होंने क्या काम कर दिया, इन्होंने इस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दिया मशीन खरीदने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए, लेकिन उन्होंने लोगों को जॉब नहीं दिलाई थी। कुल मिलाकर के देखा जाए, प्रोडक्शन का इंसेंटिव हो चाहे वो टैक्स में कटौती हो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, इन्होंने ना तो ट्रिकल किया और ना ही इन्होंने डिप डाउन किया था इनफ पीपुल्स को जॉब एंड इनकम्स के माध्यम से। मतलब ये जॉब नहीं दे पाई, इनकम नहीं बढ़ा पाई। अब हम इस चीज़ से एग्री भी हो सकते हैं कि जो प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम होती है, ठीक है, ये कंपनियों को बोलती है कि आप प्रोड्यूस करिए और भी ज़्यादा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसमें कमी आ सकती है, लेकिन उसी सेम लॉजिक के चलते चलते जो एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम है, ये क्या काम करेगी, कंपनियों को बोलेगी कि आप हायर करिए और भी ज़्यादा लोगों को बाय लोअरिंग मार्जिनल लेबर कॉस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं ELI स्कीम के बारे में, तो ठीक है, तो इस स्कीम को हमें देखना चाहिए PLI के तौर पर, इसको आप स्टैंड अलोन आइडिया के तौर पर मत देखिए। अब यदि हमारा जो अल्टीमेट गोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि भाई हम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ मीडियन सिटीजन, भारत के जो लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल को हम ऊपर उठाना चाहते हैं, तो जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैराडिम है कि हम जो है GDP ग्रोथ को चेस करना चाहते हैं, इससे कुछ भी नहीं हासिल हुआ, क्योंकि आपकी GDP बढ़ ज़रूर रही है, लेकिन उसी मामले में जॉब और जो प्रॉस्पेरिटी है लोगों की वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही है। इंडिया जो है हालांकि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है विश्व में, इसके पास में सिग्निफिकेंस यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है एवरेज इंडियन के लिए। क्या महत्व है यदि लोगों की लाइफ स्टाइल ही ऊपर नहीं हो पा रही, लोगों को जॉब ही नहीं मिल पा रही है, तो ठीक है, इंडिया यदि अपनी GDP को बढ़ा रहा है तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जो नेचुरल नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, डायरेक्ट पॉलिसी इंटरवेंशन आप लेकर के आइए जॉब्स फॉर पीपुल के लिए। आप इकोनॉमिक आउटपुट को बिल्कुल मत देखिए, ठीक है। डायरेक्ट जॉब आप कैसे करके क्रिएट करेंगे, एक तो जो सरकारी संपत्तियां हैं जो बेचा जा रहा है ना, उसको रोकना पड़ेगा आपको, तब जाकर के लोग एक बेहतर लाइफ जी पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी आपको मिल पाएगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सरकार की ये जो स्कीम है कंपनियों के ऊपर ये बुरा असर डालने वाली, कैसे बुरा असर डालेगी। अब कंपनियां क्या काम करेंगी, क्या उनको मशीन खरीदना चाहिए या फिर लोगों को काम में लगाना चाहिए। अब कंपनी तो ये सोचेगी मैं 10 ठो इंसान के बदले में 1 ठो मशीन खरीद लेता हूँ, तो वो मेरे को ज़िंदगी भर काम देगी, ठीक। इस बात पर कोई भी कंपनी ज़्यादा फोकस करती है। कुल मिलाकर के देखा जाए ELI स्कीम है ना, अपने आप में इंसेंटिव नहीं प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट सेक्टर को कि आप क्रिएट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को, लेकिन ये इम्पैक्ट डाल सकती है फर्म लेवल डिसीजन के ऊपर, ठीक है, एट द मार्जिन ऑफ बाइंग इक्विपमेंट वर्सेस हायरिंग मोर पीपुल। दो चीज़ के ऊपर असर यहाँ पर पड़ सकता है। ELI स्कीम इंकरेज करती है, बढ़ावा देती है कंपनी को कि आप हायर करिए लोगों को,
आप मशीन मत खरीदिए, मशीन से आप प्रोडक्शन मत करिए। जहां आप देखते हैं मिलियन ऑफ स्मॉल मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस काम कर रहे हैं हमारे देश में। अब ये जो छोटी मोटी कंपनीज होती हैं ये सोचती हैं कि मशीन में पैसा लगाने से हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो फिर लोगों को हायर करने से क्या फ़ायदा है। यही बात तो जो न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट लोग हैं वो भी सोचते हैं कि आज का ज़माना चल रहा है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी ही प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है, एफिशिएंसी को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि ये जो इंडियन कंपनीज हैं ना, इससे लेस प्रोडक्टिव हो सकती हैं, मतलब इससे जो इंडियन कंपनी है कम उत्पादक हो जाएंगी, इसलिए वर्ल्ड लेवल पर उनका जो कंपटीशन है कम हो जाएगा, वो सस्ती चीज़ों का निर्माण नहीं बना पाएंगी। उनका डर आंशिक रूप से जायज़ भी है, लेकिन विकास का वर्तमान मॉडल जो श्रम की अपेक्षा पूंजी को और नौकरियों की अपेक्षा जीडीपी को अधिक महत्व देता है, ठीक है, आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक ये टिकने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि भाई नौकरियां तेज़ी के साथ में कम होते जा रही हैं। अब कम हो रही हैं तो कर्नाटक जैसे राज्य आगे आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम हमारे राज्य में रिजर्वेशन पॉलिसी लेकर के आएंगे, लेकिन भले ही उन्होंने विरोध के चलते चलते अपने विधेयक को वापस ले लिया। उनका कहना था कि कंपनियों को लोकल लोगों को जॉब ज़्यादा देना चाहिए, नहीं देंगे तो हम आपके ऊपर पेनाल्टी लगाएंगे। कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था में बहुत कम नौकरी जब सृजित होती हैं तो राजनीतिक मजबूरियों के कारण मतदाताओं के लिए उपलब्ध कुछ नौकरी में से अधिक को हथियाने की होड़ मच जाती है। और यदि हम बात करें क्या नया विचार हम लेकर के आ सकते हैं, तो देखिए भारत में न केवल नौकरियों की कमी है, बल्कि नौकरी की कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास विचार भी नहीं है। सुधार उनका मानक नारा है, क्योंकि श्रम, शिक्षा, कौशल और व्यापार करने में आसानी के सुधारों का मिश्रण अधिक नौकरी पैदा करने की कोई जादुई गोली तो है नहीं, और ये चीज़ लिखना आसान है, करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए ये जो स्कीम है नई नौकरी पैदा करने में सफल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन ये निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था में जो कैपिटल है और जो लेबर के बीच में असंतुलन है, बेरोजगारी में जो वृद्धि की समस्या है, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक नया विचार हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इकोनॉमी में हमारी जो पॉलिसी है वो चेंजेस हो रही है, ठीक है। अब देखा जाए तो ईएलआई का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी था, इसके बावजूद भी बीजेपी ने इसको लागू करी, क्योंकि उसने ये चीज़ नहीं देखा कि लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। उन्होंने ये देखा कि भाई राष्ट्रीय हित हम कैसे करके ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में नीट की सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। नीट का जो पेपर लीक हुआ था, इसमें कहना चाहिए कुछ रिकमेंडेशन दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, जैसे कि डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स होना चाहिए, पीरियडिक ऑडिटिंग का काम हो, सरप्राइज इंस्पेक्शन होना चाहिए टेस्ट सेंटर का, ग्रीवांस रेड्रेस मैकेनिज्म हो, एंड फुल प्रूफ लॉजिस्टिक की व्यवस्था होना चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह जो पेपर जा रहा है ना, वो एकदम सॉलिड होना चाहिए। इसके अलावा अगली जो चीज़ है